और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने गई एलडीए और पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पथराव की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बताया गया कि एलडीए की टीम 4 मंजिला अवैध इमारत को तोड़ने पहुंची थी और इसी दौरान अफवाह ये उड़ा दी गई कि मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। इस अफवाह के बाद सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पथराव करने लगे। ये तस्वीर आप देखिए लखनऊ की अकबर नगर में, यहाँ पर पथराव किया गया क्योंकि ये अफवाह किसी ने उड़ा दी थी कि अतिक्रमण हटाने जो टीम आई है और जो घर गिराया गया है, जो 4 मंजिला इमारत है, उसके मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। और इस खबर के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पुलिस पर ही उन्होंने अटैक कर दिया। ये 3 तस्वीर आप देखिए। अवैध निर्माण पर एक्शन करने के लिए टीम पहुंची थी, एलडीए और पुलिस टीम यहाँ पहुंची थी, जिसके बाद ये अफवाह उड़ाई गई कि मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। फिर सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस पर पथराव उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद इलाके में शांति बहाली के लिए फ्लैग मार्च किया गया। तस्वीरें आप देखिए। क्रम में जिनकी रिट डिसमिस हुई थी उनमें से 3 कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और 2 का सक्सेल कर लिया गया, तो तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था, तो उन्होंने प्रोवोकेशन उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ, तो कुछ पत्थरबाजी हुई, समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त हुआ, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलॉट कर दिए 7 लोगों को और वो कल वहाँ जाएंगे, उनको जाने की व्यवस्था कर दी। क्या कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि अफवाह के चलते सब कुछ? बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और अफवाह के चलते पत्थरबाजी की गई। अकबर नगर में जो है एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई है। जाफर सादिक ड्रग्स कनेक्शन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने एनसीबी की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है। 2000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में ईडी ने भी उदयनिधि स्टालिन को शिकंजे में लिया है। एनसीबी के अलावा अब ईडी भी उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ कर सकती है और इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर विदेशों तक फैले तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के तार और कहां-कहां तक फैले हुए हैं, कौन-कौन इसमें शामिल है। एनसीबी ड्रग्स मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एनसीबी के बाद अब ईडी के शिकंजे में है उदयनिधि स्टालिन, क्योंकि एनसीबी ने ड्रग्स केस में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उदयनिधि की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जाफर सादिक से पूछताछ में एनसीबी सूत्रों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जाफर सादिक से एनसीबी की पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है कि उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए गए। रिलीफ फंड के लिए 5 लाख रुपए देने का आरोप भी लगा है। ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पार्टी फंड में 2 लाख रुपए देने का दावा किया गया है। उदयनिधि के खिलाफ एनसीबी के बाद ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। विदेशों से ड्रग्स रैकेट के जरिए करोड़ों की कमाई का आरोप है और ऐसे में उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें अब बढ़ती हुई जा रही हैं। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले फेज का आज उद्घाटन होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। मुंबई के मरीन ड्राइव से वर्ली तक 10 किलोमीटर की यह सड़क खुल जाने से मुंबई वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के 10 किलोमीटर का ये पहला फेज समंदर के अंदर बनाया गया है, जबकि दूसरे फेज में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ली से सीलिंग को जोड़ता हुआ बांद्रा तक जाएगा। दावा है कि 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने में काफी अहम साबित होगा। बताया जा रहा है कि कोस्टल रोड के खुल जाने से मरीन ड्राइव से वर्ली जाने में अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। इस रोड की क्या खासियत है ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। मरीन ड्राइव से वर्ली तक का सफर मात्र 15 मिनट में
पूरा हो जाएगा। इस सड़क का उद्घाटन आज एकनाथ शिंदे करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन के टूटने के कयास लगाए जाने लगे हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 42 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। ये इंडी गठबंधन का क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है और ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, कांग्रेस को एक भी सीट टीएमसी की तरफ से पश्चिम बंगाल में नहीं दी गई है और ऐसे में इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन को बनाया गया, लेकिन इंडी गठबंधन में समय समय पर फूट दिखाई देती है। यहां पर हर राज्य के अंदर एक अलग फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी गई है। वहां पर 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটবো, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন তার জন্য। और पश्चिम बंगाल के मैदान से टीएमसी ने किन किन उम्मीदवारों को उतारा है वो जल्दी से आपको बताते हैं, दिखाते हैं एक एक करके वो नाम कौन कौन से हैं। जो 42 उम्मीदवारों की घोषणा टीएमसी की तरफ से की गई है उसमें कौन कौन शामिल है, किसका पत्ता कटा है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में होंगे, टीएमसी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। शाइनी घोष जाधवपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो एक एक करके आप वो नाम देखिए, तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पर बैरमपुर से यूसुफ पठान को टीएमसी उम्मीदवार बनाया गया है। दमदम से सौगत रॉय टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद टीएमसी के उम्मीदवार होंगे और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये एक एक करके आप नाम देखिए। बीरभूम से शताब्दी रॉय टीएमसी की उम्मीदवार होंगी। नामों का ऐलान कर दिया गया है सभी 42 सीटों पर और एक एक करके हम वो चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं। महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर से चुनाव लड़ेंगी। एक एक करके वो तस्वीरें भी आप देखते जाइए कि किन किन उम्मीदवारों का ऐलान, जो दिग्गज हैं उनका ऐलान यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया है। उधर टीएमसी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम टीएमसी के साथ बातचीत और सीट शेयरिंग के पक्ष में हैं और दोनों दलों को इस बारे में बड़े दिल से बात करनी चाहिए। जयराम रमेश ने अभी भी बातचीत की बात दोहराई है कि सीट शेयरिंग को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं और ऐसे में जब ममता बनर्जी पहले ही उम्मीदवारों का नाम के ऐलान कर चुकी हैं, क्या अभी भी बात से बात बन पाएगी क्या? मैं ये बात कहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए। एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। तो हमारे दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया जनबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है। और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी, ममता जी भी ने यही कहा है और वो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को मैं हराना चाहती हूँ। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। एक साथ अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव